हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दिल्ली सल्तनत और उसकी शासन व्यवस्था के बारे में। वैसे तो मैं दिल्ली सल्तनत के सभी राजवंशों के बारे में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप सभी वीडियो देख सकते हो। उन वीडियोज़ में मैंने बहुत ही डिटेल से दिल्ली सल्तनत के सभी राजवंशों के बारे में पढ़ाया है। इस वीडियो में मैं उन तथ्यों पर ज़्यादा चर्चा करूंगा जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत और शासन व्यवस्था के बारे में। ये है सूचना, तो इसे आप जरूर पढ़ें। वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था। दिल्ली सल्तनत को मुख्य रूप से इस्लाम धर्म प्रधान राज्य माना जाता है और उसका प्रमुख सुल्तान होता था। यहाँ पे क्या कहा गया है वो मैं आपको समझा देता हूँ। दिल्ली सल्तनत में जितने भी राजवंश हुए वो सभी के सभी इस्लाम धर्म के समर्थक थे और जो राज्य होता था उसका प्रमुख कौन होता था? सुल्तान होता था। सुल्तान उस शासक को कहा जाता था जिसका शासन स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश होता था। दिल्ली सल्तनत में अधिकतर सुल्तान ऐसे हुए जिनका शासन स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश था। इसीलिए इतिहासकारों ने ऐसा लिखा हुआ है कि स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश शासन करने वाले शासक को ही सुल्तान कहा जाता है। उलेमा उन धार्मिक लोगों को कहा जाता था जो इस्लामी ग्रंथों की व्याख्या करते थे। आपको ये शब्द याद रखना है, उलेमा, क्योंकि इसकी चर्चा आगे भी होने वाली है। इस्लामी ग्रंथों के व्याख्याकारों ने देश में मौजूद समस्याओं के समाधान के लिए कुरान व हदीस के आधार पर अपनी सामाजिक व्यवस्था बनाई और उसी व्यवस्था को शरीयत का नाम दिया गया। वैसे तो आप लोगों ने शरीयत का नाम जरूर सुना होगा। शरीयत इस्लामिक धार्मिक कानून होता है, उसी को शरीयत कहा जाता है। इस्लामी कानून शरीयत कुरान और हदीस पर आधारित होता है, जिसमें शरीयत को प्रमुख माना जाता है। अगर कहीं भी इस्लामी कानून की बात आती है तो उसमें शरीयत को प्रमुख माना जाता है। शरीयत के अनुसार ही खलीफा और शासक अपना कार्य करते थे। देखिए, खलीफा अब तो नहीं होते हैं, पहले होते थे। तो खलीफा शरीयत के अनुसार ही अपना कार्य करते थे और शासक जो होता था वो भी अपना कार्य शरीयत के अनुसार ही करता था। खलीफा मुस्लिम जगत के प्रधान को कहा जाता था। मोहम्मद साहब के बाद 4 प्रमुख खलीफा हुए: अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। शुरुआत में खलीफा का चुनाव होता था, परंतु बाद में खलीफा का पद वंशानुगत हो गया था। वंशानुगत का मतलब होता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति खलीफा है, इसके बाद उसका बेटा खलीफा बनेगा, इसके बाद उसका बेटा, इसके बाद उसका बेटा, तो इसी तरह से जो क्रम चलता है उसी को कहा जाता है वंशानुगत। लेकिन शुरुआत में खलीफा का जो पद था वो वंशानुगत नहीं था, उसका चुनाव होता था। खलीफा का पद 1924 में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। इसको आपको याद रखना है, ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया था। खलीफा का पद कब समाप्त किया गया था? 1924 में किया गया था। और किसने किया था? तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने किया था। वैधानिक रूप से सुल्तान की उपाधि खलीफा के द्वारा प्रदान की जाती थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला स्वतंत्र शासक महमूद गजनवी को माना जाता है। बहुत सारे इतिहासकारों में यहाँ पे मतभेद हैं। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि महमूद गजनवी से पहले भी कई शासकों ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, लेकिन अधिकतर जो इतिहासकार हैं वो महमूद गजनवी का समर्थन करते हैं कि महमूद गजनवी ही पहला स्वतंत्र शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में इल्तुतमिश को पहला शासक माना जाता है जिसे खलीफा के द्वारा वैधानिक रूप से सुल्तान की उपाधि प्रदान की गई थी। आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत में अगर किसी शासक ने सुल्तान की उपाधि सबसे पहले धारण की थी तो वो किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी, और वो भी वैधानिक रूप से। वैधानिक रूप का मतलब होता है कि खलीफा के द्वारा उसे सुल्तान की उपाधि प्रदान की गई थी। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान मुबारक शाह खिलजी को माना जाता है।
जिसने खलीफा की संप्रभुता को मानने से इनकार कर दिया था। मुबारक शाह खिलजी ने क्या किया था कि सुल्तान की उपाधि तो धारण की थी, लेकिन खलीफा की जो संप्रभुता होती थी उसे मानने से इनकार कर दिया था। सल्तनत काल में राजस्व की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया। पहला राजवंश था जिसे गुलाम वंश कहा जाता है या मामलूक वंश कहा जाता है, जिसका शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी के बीच में था। इसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासनकाल था 1290 से 1320 के मध्य में था। इसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो शासनकाल था वो 1320 से 1414 के मध्य में था, जिसने 94 वर्षों तक शासन किया, जो कि सबसे ज्यादा शासन माना जाता है किसका? तुगलक वंश का। वैसे तो ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत किस राजवंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था, तो वो तुगलक वंश ने किया था। और सबसे कम समय तक किया था वैसे तो खिलजी वंश ने किया था, लेकिन अधिकतर सैयद वंश का नाम आता है। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि खिलजी वंश ने किया था, क्योंकि 1290 से 1320 तक किया था खिलजी वंश ने। इसके बाद सैयद वंश। सैयद वंश का जो शासनकाल माना जाता है वो माना जाता है 1414 से 1451 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। इसके बाद सबसे अंतिम राजवंश माना जाता है लोधी वंश को, जिसका शासनकाल 1451 से 1526 के बीच में माना जाता है। तो सबसे पहला राजवंश कौन था? यहाँ गुलाम वंश या मामलूक वंश, उसका नाम था गुलाम वंश या मामलूक वंश। और सबसे अंत का लोधी वंश माना जाता है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। दिल्ली सल्तनत में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था, और इसकी बैठक मजलिस ए खास या मजलिस ए आम में होती थी। मुशर्रफ ए ममालिक प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा करने वाला अधिकारी होता था। इसको आपको विशेष तौर पे याद रखना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है। खजीन, यह कोषा अध्यक्ष होता था। सद्र ए सुदूर धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। काजी उल कुजात सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसको आपको विशेष तौर पर याद रखना है, काजी उल कुजात को, क्योंकि इसके बारे में भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। दीवान ए खैरात, यह दान विभाग होता था और इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दीवान ए वंदगान, यह दास विभाग होता था और इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने ही की थी। तो इसको आपको याद रखना है, दीवान ए वंदगान को। और ये भी आपको याद रखना है कि स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दीवान ए इस्तेहाक, यह पेंशन विभाग होता था और इसकी स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही की गई थी। दीवान ए मुस्तखराज, यह वित्त विभाग होता था और इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसको आपको याद रखना है, दीवान ए मुस्तखराज को ये वित्त विभाग होता था और इसकी जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। दीवान ए अमीर कोही, यह कृषि विभाग होता था और इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। तो आपको इसको भी ध्यान रखना है, दीवान ए अमीर कोही को ये कृषि विभाग होता था। दीवान ए अर्ज, यह सैन्य विभाग होता था और इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी आरिज ए मुमालिक होता था। इस विभाग की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। देखिए, आरिज ए मुमालिक, इसके बारे में भी बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और दीवान ए अर्ज, इसका मतलब होता है सैन्य विभाग, और इसकी स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन बलबन ने की थी। दीवान ए बिजारत, इस विभाग का अध्यक्ष वजीर होता था। तुगलक काल को भारतीय वजारत का स्वर्ण काल माना जाता है, जबकि बलबन का काल इसका निम्न काल माना जाता है। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तुगलक वंश का जब शासन चल रहा था तो उस समय जो वजीर का पद होता था वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। इसीलिए वजारत का स्वर्ण काल किसको माना जाता है? तुगलक काल को माना जाता है। लेकिन बलबन के शासन काल में वजीरों की कोई भी इज्जत नहीं होती थी, और सबसे ज्यादा निम्न काल अगर माना जाता है तो वो बलबन का शासनकाल माना जाता है।
दीवान ए इंसा, यह शाही सचिवालय होता था। इसका प्रमुख अधिकारी दबीर ए खास कहलाता था। दीवान ए रसालत, यह विदेश विभाग होता था। दीवान ए वरीद, यह गुप्तचर विभाग होता था। इसका सर्वोच्च अधिकारी वरीद ए मुमालिक कहलाता था। अमीर ए हाजिब, इसे बारबाग भी कहा जाता था। यह शाही दरबार का शिष्टाचार एवं वैभव बनाए रखता था। इसका कार्य एक और होता था, अगर सुल्तान से कोई भी व्यक्ति मिलना चाहता है तो बिना इसकी परमिशन से कोई भी मिल नहीं सकता था। अमीर ए हाजिब इसीलिए बहुत ही प्रमुख व्यक्ति को बनाया जाता था। तो इसको आपको याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है। दीवान ए रियासत, यह विभाग बाजार नियंत्रण की व्यवस्था करता था। इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुई थी। इस विभाग के बारे में मैं डिटेल से आपको पढ़ा चुका हूं अलाउद्दीन खिलजी वाले वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप देख सकते हो। दीवान ए इमारत, यह लोक निर्माण विभाग होता था। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुई थी। प्रांतीय प्रशासन, सल्तनत काल में अनेक प्रांत थे जिन्हें सूबा, इक्ता या विलायत कहा जाता था। इसका सर्वोच्च अधिकारी इक्ता, वली, मुक्ता व नायब होता था। जिला या सिख प्रशासन, जिला या सिख का निर्माण 1279 ईस्वी में सर्वप्रथम बलबन ने किया था। इसका प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था। देखिए, जिला कहें या सिख कहें एक ही बात है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इसका निर्माण कब किया गया था, 1279 में किया गया था। और किसने किया था? बलबन ने किया था। और इसके अधिकारी को क्या कहा जाता था? सिकदार कहा जाता था। परगना प्रशासन, जिले के नीचे परगना होता था। इसका प्रमुख जो अधिकारी होता था उसे क्या कहा जाता था? आमिल कहा जाता था। गांव प्रशासन, गांव के प्रशासन का प्रमुख अधिकारी मुकद्दम या चौधरी होता था। वैसे कहावत है कि बहुत बड़े चौधरी हो। इसका मतलब है कि उस जमाने में जो चौधरी होते थे वो गांव के मुखिया होते थे। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। खालसा भूमि, खालसा भूमि वह भूमि होती थी जिसकी आय सुल्तान के लिए सुरक्षित रखी जाती थी। खालसा भूमि का सर्वाधिक विस्तार अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। इसको भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि खालसा भूमि का सबसे ज्यादा विस्तार किस सुल्तान के शासनकाल में हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। इक्ता भूमि, वेतन के रूप में अधिकारियों को प्रदान की जाने वाली भूमि इक्ता भूमि कहलाती थी। अनुदान भूमि, पुरस्कार स्वरूप या धर्माचार्यों को दान में दी जाने वाली भूमि को अनुदान भूमि कहा जाता था। जकात, यह अमीर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर होता था और यह कितना लिया जाता था? 2.5% लिया जाता था। जजिया, यह धार्मिक कर होता था। यह कर ब्राह्मणों को छोड़कर सभी गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूला था। इसको भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको आपको याद रखना है। फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर ब्राह्मणों से भी वसूला था। खराज, यह गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था जो 33 से 50% के बीच में लिया जाता था। यहाँ पर मैंने 33 से 50% के बीच में क्यों लिखा है? किसी शासक ने 33% लिया है, किसी ने 40%, किसी ने 50% तक लिया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। खुम्स, यह लूटे हुए धन पर लिया जाने वाला कर था। इसका मतलब है कि आपने जो धन लूटा है कहीं से, तो उस पर जो कर लगता था उसी को कहा जाता था खुम्स। उस्र, यह मुस्लिमों से लिया जाने वाला भूमि कर था जो 10% लिया जाता था। इस वीडियो में मैंने उन तथ्यों पर ज़्यादा ध्यान दिया है जो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दिल्ली सल्तनत और उसकी शासन व्यवस्था से जो जो पूछा जाता था वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है।
अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ छूट गया है तो आप कमेंट करके मुझे नीचे बता सकते हो। तो वीडियो में तो मैं एडिट नहीं कर सकता, लेकिन वेबसाइट पर उसे अपडेट कर सकता हूँ, तो वहाँ से जाके आप उसे देख सकते हो। अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।